कहते हैं बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेफ़िक्रा दौर होता है, मगर ये बात शायद इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार होने वाली रिज़वाना और रनीपुर की फ़ातिमा फ़िरोज़ा को मालूम नहीं थी। उनके लिए तो बाजी के घर का काम और पीर साहब के हर हुक्म को सवाब समझकर मानना ही बचपन की यादें थीं, जो बिलाखिर एक को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल और दूसरे को कब्र तक ले गई। रिज़वाना और फ़ातिमा उन 33 लाख पाकिस्तानी बच्चों की नुमाइंदगी करती हैं, जो किसी न किसी तरह चाइल्ड लेबर के साथ मुंसलिक हैं और जिनके लिए उस्ताद, बाजी, पीर साहब की झिड़कियाँ, मार या जिनसी हरासगी मामूल की बात है। बच्चा नंबर 1 कामरान 11 साल, छोटा भाई रिजवान 7 साल, DHA 3 में मुलाजमीन, 11 साल के 6 साल के मुलाजमीन। पिछली साल बकरा ईद पे इन दोनों बच्चों ने ये गुनाह किया कि भूखे थे तो उन्होंने फ्रिज खोल के खाना निकालने की कोशिश की और उनको बांध के कुर्सी से इतना मारा कि कामरान की डेथ हो गई। रिजवान आज मेरे साथ है और सारा अहमद की ब्यूरो में है। वो मेरे बच्चों में से एक है और बहुत बहादुर बच्चा है। स्टोरी नंबर 2, कायनात बतूल रेप्ड। इतनी रेप हुई कायनात बतूल कि वो आज तक नहीं बोल पाई हैं और आज तक नहीं हिल पाई हैं। स्टोरी नंबर 3, उज़मा 13 साल, इस्लामाबाद में एक एलीट ख़ानदान में मुलाजमा। उज़मा को इतना भूखा रखा गया कि वो लकड़ियाँ खाती थी, सूख के बिल्कुल सड़ गई। उसको मारा गया, उसके बाल पुटे गए और इतना मारा गया कि उसकी डेथ हो गई और उसकी जिस्म को गटर में फेंक दिया गया। ये जो ख़वातीन थी जिन्होंने उज़मा को मारा, उनको सज़ा भी मिली, लेकिन खून बहा में वो आज रिहा हैं। स्टोरी नंबर 4, फातिमा फरेरो बहुत सारी बांदनियों में से एक छोटी सी 9 साल की बांदनी, जो कि एक पीर के घर में सो रही है, उसके कमरे में उसके साथ। पोस्टमार्टम के तहत उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं, उसके सारे ऑर्गन्स सूजे हुए हैं, उसको आगे से और पीछे से कई बार रेप किया गया हुआ है। छोटी सी 9 साल की फातिमा फरेरो पूरे मुल्क के सामने CCTV फुटेज पे रींग के फौत हो गई। स्टोरी नंबर 5, ज़ैनब। स्टोरी नंबर 6, कसूर is 1600 children all raped. Then there is रिजवाना। एक जज की बीवी ने रिजवाना के बाजू तोड़े, टांगे तोड़ी, कमर पे इस्त्री मारी, उसको हार्पिक, जब वो बिलकती थी कि मुझे पानी चाहिए, उसको हार्पिक पिलाती थी। वो उसको बाहर बारिश में वो बंद करती थी। रिजवाना कहती है मुझे आपी, वो मेरे कपड़े फाड़ के मुझे बाहर खड़ा करवाती थी बारिश में। रिजवाना को शदीद इन्फेक्शन था, एक लंग उसकी खत्म हो चुकी हुई थी जब वो अस्पताल आई है। अभी भी आपको सिर्फ उसकी आधी आंख नजर आती है, बाकी इसका पूरा जिस्म पट्टियों में है। उसके सर पे इतना ज्यादा मारा गया कि सर की हड्डियां टूट के दिमाग के अंदर चुभ रही थी और फिर उसके दांत भी स्टील के चमचों के साथ दांत तोड़े हैं। उसके दांत सारे टूटे हुए हैं, स्मैश्ड हैं। हमें कितना दर्द होता है जब हम डेंटिस्ट के जाते हैं। वो कुछ खा नहीं सकती है। उसकी ना खाल पीछे ठीक है कि वो पीठ के ऊपर लेटे, ना साइड पे ना सामने। फिर भी अगर आप उसको गुड़िया दिखाएं तो वो मुस्कुराती है, हंसती है। अगर मैं उसको करूं तो वो मुझे वापस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक बहुत मासूम, बहुत बहादुर और बहुत प्यारी बच्ची है। लातादाद कहानियाँ हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हकीकत है। जब एक लड़की जिसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, जिसके हाथ पांव दांत तक तोड़ दिए गए हैं, जो ठंड में बाहर बारिश के नीचे उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट एक दिन नहीं, हर साल फ्रंट पेज पे आनी चाहिए। That is what I demand. I can't demand anything else. I can tell you that I promise कि मैं हर रोज इसके बारे में बात करूँगी। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का चाइल्ड लेबर से मुंसलिक होने के बावजूद मुल्क में इस हवाले से न तो कोई ताज़ा तरीन सरकारी आदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं और न ही उम्र का तयन। 1996 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड लेबर सर्वे हुआ था, उसके बाद अभी 2019 और 20 के अंदर जो है वो चाइल्ड लेबर सर्विस करवाए गए। मुख्तलिफ जो लेबर डिपार्टमेंट्स थे सूबों के, एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक जो बच्चों के मुतल्लिक एजेंसी है, उसके टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। पंजाब के अंदर चूंकि चाइल्ड लेबर सर्वे के जो नताइज थे वो जारी हो चुके हैं, दीगर सूबों के अंदर अभी नताइज जारी होना जो है वो बाकी हैं। तो बहुत जरूरी है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्यूरेट नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हुकूमतों के पास भी ऐसे गाइडिंग नंबर्स नहीं है, they will not be in position कि वो प्लान कर सकें। उनको जब तक ये अंदाजा नहीं होगा कि किस शोबे के अंदर बच्चों की क्या प्रेवलेंस है, वो उन शोबों को प्रोटाइज नहीं कर सकेंगे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कवानीन के अंदर बच्चों की उम्रें मुख्तलिफ हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अंदर बच्चे की उम्र 16 साल है। लेबर के लिए सिंध में
14, पंजाब में 15, केपी में 14, बलूचिस्तान में भी इसी तरह से 14, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर इसके ऊपर भी थोड़ा सा यानी वहां पर उम्र कुछ और फर्क है। इसी तरह से दीगर कुछ और कवानीन के अंदर भी जो है वो बच्चों की उम्रों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कवानीन के अंदर फर्क है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आइन का आर्टिकल 55A जो है 25A वो 5 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम जमानत फराहम कर रहा है। सो मेरे ख्याल के अंदर जो है मिनिमम जो उम्र है एडमिशन इन एम्प्लॉयमेंट की वो शुड नॉट बी लेस देन 16 ईयर्स। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो 16 साल तक की उम्र के बच्चों को तो कह रहा है कि वो स्कूल में होंगे। तो अगर एक 14 साल की उम्र के बच्चे को या 14.5 साल की उम्र के बच्चे को आप लेबर में जाने की इजाजत देंगे तो वो किस तरह से अपनी मिनिमम जो स्कूलिंग है, जो अपनी कंपल्सरी स्कूल है, उसको कंप्लीट कर पाएगा। फातिमा फिरोरो के वाक़ये ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के देही इलाकों में बच्चों पर होने वाले इस्तेहसाल को उजागर किया है। हमारे पास पीरों की हवेली हो या दरगाह हो, एक निज़ाम, रूहानी निज़ाम होता है हर शख्स का। पहले बात करते हैं पीरों की हवेली सिर्फ खैरपुर में नहीं है, हर जगह पे, शिकारपुर में हो गए पीर साहबान, हमारे पास सक्खर में हो गए, लाड़काना में हो गए। ये शाही निज़ाम हर जगह पे है, हर जगह पर एक अपना उन्होंने एक शाही निज़ाम कायम कर रखा है। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो खातून हो, चाहे वो मर्द हजरात हो। अगर पीर की हवेली में एक बच्ची मुलाजमा चली गई तो वो फिर एक मखसूस हो जाती है अपनी पीरनी के साथ या पीर के साथ कि भाई अभी उसको उसकी खिदमत करनी है। अंदाज मुताबिक मैं कह सकता हूँ पीर जब एक वक्फ हो गया पीर के पास, पीरनी या मुरीद, तो वो पीर साहब से कभी भी मुआवजा नहीं ले सकता। अगर शाही निज़ाम या सरदारों या वडेरों का मैं बताऊं तो वहां पर जो मिस्कीन गरीब लोग हैं वो अपने घर की कफालत इस तरह से करते हैं कि अपने शाही निज़ाम में वडेरे हों या सरदार हों, उनकी बेटकों पर उनकी खिदमत कर करके अपना वक्त गुजारते हैं। चाहे उनको अपनी खाने पीने के लिए कुछ मुआवजा मिल गया तो वो अलग बात है। लाहौर वाले केस में तो बच्चे और बच्चियां दोनों जो है वो पीर साहब को जो है वो उनके यहाँ रखवाई गई थी, और इसको जो है वो लोग रूहानी अकीदत के लेंस से भी देख रहे होते हैं। और उन पीर साहब ने जिनके घर पे वो बच्चियां उन्होंने छोड़ी थी, उन्होंने अपने कुछ जानने वालों को उन बच्चों को फर्दर ट्रैफिक कर दिया। मैं तो इसके लिए ट्रैफिकिंग का वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि उन्होंने फर्दर उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया, आगे भेज दिया। और नजर ये आया कि उन बच्चों के साथ बहुत बेईमाना सलूक यानी ईद के जो खुशी भरे अय्याम थे उसके दौरान में जो है वो तशद्दुद का बेईमाना जो थे बच्चों के साथ रिपोर्ट हुए। मगर सूरत हाल देही इलाकों तक महदूद नहीं, बल्कि अब बच्चों पर तशद्दुद के ज्यादातर वाक़यात शहरी इलाकों के मतमूल और माशरे में असर रसूख रखने वाले घरानों से सामने आ रहे हैं। उसका ख्याल ये होता है कि हमारा बच्चा तो एक बड़े पढ़े लिखे फर्द के घर पे मुलाजिम होने के लिए जा रहा है, वो पढ़ा लिखा फर्द सोसाइटी का बड़ा ही रिस्पेक्टेबल भी है, रिस्पेक्टेबल शोबे से भी ताल्लुक रखता है। तो कहीं ना कहीं पर वालिदैन के ज़हन में ये बात भी जरूर होती है जो कि उनको आमादा करने में बच्चे को काम पर भेजने के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है कि हमारा बच्चा शायद उस इन्वायरमेंट में रहेगा, एक पढ़े लिखे अफराद की सोहबत में रहेगा तो शायद कुछ अच्छी आदत सीखेगा, शायद कुछ जिंदगी गुजारने की बेहतर महारत सीख लेगा। अभी तक जितने भी रिपोर्टेड इंसिडेंट्स की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंप्रेशन बनता है, जो हमारी एविडेंसेस जनरेट होती हैं, वो आमतौर पर रिपोर्टेड इंसिडेंट से ही होती हैं। और वो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने के मुर्तकब अफराद में कोई जुडिशल ऑफिसर या उसकी फैमिली थी, कोई डॉक्टर या उसकी फैमिली थी, कोई और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और उनकी फैमिलीज थी। और एक बात जो इन सब लोगों के अंदर मुश्तरक थी कि ये पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये साहिब सरवत अफराद भी थे, ये माली तौर पर मुस्तहकम अफराद थे, क्योंकि माली तौर पर मुस्तहकम अफराद ही जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स रखना और खासतौर पर बच्चों को डोमेस्टिक लेबरर्स के तौर पर रखना जो है वो उनको सूट कर रहा होता है। गुर्बत को भी चाइल्ड लेबर की एक बड़ी वजह करार दिया जाता है, मगर इस नजरिए की मुखालफत करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान में बच्चों ने मुल्क से गरीबी मिटाने का ठेका नहीं लिया हुआ है। गुर्बत को आप यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मान सकते, किसी को एक इकलौती रीजन नहीं मान सकते कि जिसकी वजह से बच्चे काम करते हैं, क्योंकि अगर आप गुर्बत को फार्मूला मान लें तो फिर हर गरीब का बच्चा मुशक्कत में हो या घरेलू मुशक्कत में हो या जबरी मुशक्कत में हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं और ज्यादातर ऐसे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी जानते होंगे कि जो गुर्बत के बावजूद अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि हमें उन आर्गुमेंट्स के अराउंड जो वालिदैन ये आर्गुमेंट्स और पोजीशंस लेते हैं कि हमने गुर्बत की वजह से बच्चों को मुशक्कत पर भेजा, हमें उसके काउंटर आर्गुमेंट के अंदर उनके सामने उन अफराद को, उन शख्सियात को, उन वालिदैन को लाके खड़ा करना चाहिए। उसी तरह के गुर्बत के साइकिल में हैं, बट उसके बावजूद उन्होंने गुर्बत को एक्सक्यूज नहीं बनाया। उन्होंने गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को डोमेस्टिक लेबर की भट्टी में नहीं झोंका, बल्कि उन्होंने गुर्बत के बावजूद, नामसाइद हालात के बावजूद, जमाने के तंदो तेज मामलात के बावजूद, महंगाई के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा।
सो बीइंग अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, मेरी तो ये अप्रोच रही कि जहां पर भी लोग इसको बतौर एक सोल आर्गुमेंट कहते हैं कि जी हमने सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से बच्चे को जो है वो काम पर भेजा, मुशक्कत पर भेजा, मेरे पास उनके काउंटर के लिए कई ऐसे लोग हैं कि जो उसी तरह से गरीब हैं लेकिन उसके बावजूद दे आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। सो हमें इस तरह की स्टोरीज को प्रमोट करना चाहिए। गुर्बत सिर्फ सो रीजन नहीं है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज द अदर पुलिंग फैक्टर। आप ये देखिए कि लोगों के लिए बच्चों को एम्प्लॉय करना सूट करता है। व्हाट आर द रीजंस? क्यों अडल्ट डोमेस्टिक वर्कर्स रखने को प्रेफर नहीं किया जाता? क्यों बड़ों के लिए जॉब के दरवाजे नहीं है? क्यों बड़ों के लिए जो है वो नौकरियां नहीं है? बच्चों के लिए मुलाजमत के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर को इस बात की रियलाइजेशन होती है, यकीन होता है, उसको ये बात सूट करती है कि जितने पैसे मैंने एक अडल्ट वर्कर को देने हैं उसमें मैं शायद 4 बच्चों को जो है मुलाजम रख सकता हूँ। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, माशी जो इस्तेसाल है बच्चों का, वो दूसरा बड़ा फैक्टर है जो पुलिंग फैक्टर है, जो कि इस शोबे के अंदर बच्चों को जो है वो खींच के लाता है। तीसरा एंगल क्या है? बच्चों का कमजोर होना, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल सेगमेंट है, वो अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते, वो अपने मालिक के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग में नहीं जा सकते, वो अपनी यूनियन नहीं बना सकते, वो मालिक के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो मालिकान को सूट करते हैं ऐसे अफराद जो वल्नरेबल हो, जो कमजोर हो, जिन पर वो जितना दबाव डालें वो उन दबाव को रिवर्स ना कर सकें। सो ये भी कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों की मुशक्कत की जो है वो डिमांड ज्यादा हाई है। वजह कुछ भी हो, मगर चंद सवाल बहुत अहम है कि तरक्की याफ्ता ममालिक चाइल्ड लेबर के बगैर कैसे तरक्की कर रहे हैं। हर कुछ अरसे बाद क्यों रिजवाना और फातिमा जैसे वाकयात हमें झंझोड़ते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद हम लंबी तान कर क्यों सो जाते हैं, और आखिर कब तक हमारे बच्चे गुर्बत और दीगर वजूहात की बिना पर इस्तेहसाल का शिकार होते रहेंगे। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।